नमस्कार। दुनिया भर के खास खबरों में समेटकर हम हाजिर हैं आपके पसंदीदा कार्यक्रम खबर दुनिया की में। खबर दुनिया की में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे इंडोनेशिया में भूकंप आया और सैकड़ों लोगों की जानें गई। हम आपको दिखाएंगे कि अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव हो जाने के बाद भी कैसे अभी भी वहां पर सियासी रस्साकशी जारी है। साथ ही हम आपको दिखाएंगे कि फ्रांस और इटली में चुनावी सरगर्मी और सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। इसके अलावा हम ये भी बताएंगे कि इस हफ्ते जब दुनिया ने अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया तो कैसे दुनिया के खित्ते में अभी भी खुल्लम खुल्ला मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। लेकिन आइए शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति पार्क ज्यून हे के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव हुआ पारित। पार्क की छीनी सारी शक्तियां, भ्रष्टाचार और स्कैंडल के गंभीर आरोप। संयुक्त राष्ट्र का आह्वान, सीरिया में फिर से शुरू हो शांति वार्ता। पूर्वी अलेप्पो के करीब 90% हिस्से पर सेना का कब्जा, हजारों लोग अलेप्पो से भागे। ओबामा ने चुनाव संबंधी हैकिंग में रूस की भूमिका की जांच के दिए आदेश। खुफिया एजेंसियों को शक, राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप को बढ़त दिलाने में रूस की थी भूमिका। तुर्की के इस्तांबुल में 2 बड़े धमाके, फुटबॉल स्टेडियम के बाहर हुए विस्फोट में कम से कम 29 लोगों की मौत। हमले में मारे गए लोगों में ज्यादातर पुलिसकर्मी। अफ्रीकी देश गाम्बिया के राष्ट्रपति याहिया जमेह ने चुनाव में हार स्वीकार करने के एक हफ्ते बाद दोबारा चुनाव कराने की मांग की। घाना के राष्ट्रपति चुनाव में विपक्षी नेता नाना अद्दो की जीत। और सबसे पहले शुरुआत एशिया से, जहां दक्षिण कोरिया में राजनीतिक उथल पुथल जारी है। दक्षिण कोरिया की राष्ट्रपति पार्क ग्यून हे के खिलाफ लगाया गया महाभियोग का प्रस्ताव नेशनल असेंबली ने पारित कर दिया। पार्क ग्यून हे पर पद के दुरुपयोग और भ्रष्टाचार के गंभीर मामले थे। दक्षिण कोरिया के लोकतांत्रिक इतिहास में यह पहला वाकया होगा जब किसी राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल के बीच से हटाया जाएगा। भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरी दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति पार्क ग्यून हे के लिए शुक्रवार का दिन निराशा भरा रहा। महाभियोग की लड़ाई में गैर तो गैर ठहरे, अपने भी साथ छोड़ गए। 300 सदस्यीय नेशनल असेंबली ने 56 के मुकाबले 234 वोटों से महाअभियोग पर मुहर लगा दी। मतलब साफ है कि राष्ट्रपति के खिलाफ सत्ताधारी पार्टी के सदस्यों ने भी महाभियोग के पक्ष में मतदान किया। इसके साथ ही पार्क की सारी शक्तियां छीन ली गई हैं। उनकी जगह पर अब प्रधानमंत्री देश के मुखिया होंगे और वे ही राष्ट्रपति का काम भी देखेंगे। महाभियोग पारित हो जाने के बाद अब पार्क को पछोड़ना होगा। हालांकि इस फैसले को अभी 9 जजों वाले संवैधानिक कोर्ट से मंजूरी लेनी होगी। इस प्रक्रिया को पूरा होने में 6 महीने का वक्त लगेगा। राष्ट्रपति के एक सहयोगी के तौर पर इस स्थिति का सामना करने के लिए मैं अपने आप को ज्यादा जिम्मेदार महसूस कर रहा हूँ। जो कोई भी इस देश का अगला नेता बने, मुझे आशा है कि अब हमारा देश एक न्याय संगत और शांति प्रिय देश होगा। अगर इस फैसले को मंजूरी मिल जाती है तो पार्क को पद छोड़ना होगा। दक्षिण कोरिया के लोकतांत्रिक इतिहास में यह पहला मौका होगा जब किसी राष्ट्रपति को कार्यकाल के बीच से ही हटाया जाएगा। पार्क का 5 साल का कार्यकाल फरवरी 2018 में खत्म होना है। पार्क पर आरोप है कि उनकी एक बेहद करीबी दोस्त चुई सुन सिल ने उनसे संबंधों का फायदा उठाकर सरकारी नीतियों को प्रभावित किया है। चुई ने कंपनियों पर दबाव बनाया और लाखों डॉलर की रकम रिश्वत के रूप में ली। कहा जा रहा है कि इसमें पार्क भी शामिल थीं। स्कैंडल के बाद दक्षिण कोरिया की राजनीति में भूचाल सा आ गया था। लोग सड़कों पर उतर आए और पार्क के इस्तीफे की मांग करने लगे। मामले में पार्क पिछले कई हफ्तों से आरोपों को खारिज करती रही, साथ ही बार बार माफी भी मांगती रही। वो सैन्य शासक पार्क चुन की बेटी हैं। उनके पिता ने 1960 और 1970 में दक्षिण कोरिया पर शासन किया था। 1974 में उनकी मां, फिर 1979 में उनके पिता की हत्या कर दी गई थी। बुधवार तड़के इंडोनेशिया भूकंप के तेज झटकों से कांप उठा। रिक्टर पैमाने पर 6.5 की तीव्रता वाले इस शक्तिशाली भूकंप में 100 से अधिक लोगों की मौत हो गई और 700 से ज्यादा लोग घायल हो गए। इंडोनेशिया प्रशांत क्षेत्र के रिंग ऑफ फायर पर स्थित है, जहां भूकंप सबसे ज्यादा आता है। फिलहाल साल 2004 में आए 9.2 की तीव्रता वाले भूकंप और सुनामी के मुकाबले इस बार नुकसान कम हुआ है। घर ही नहीं, सपने भी टूट गए हैं। दुल्हन लहूलुहान है, मंडप वीरान है। शादी के संगीत की जगह मातम धुन है। बुधवार को इंडोनेशिया में आए भूकंप ने न सिर्फ आशियानों को बल्कि उम्मीदों को भी जमींदोज कर दिया। पंडितों, मौलवियों के निकाले अच्छे मुहूर्त की भविष्यवाणी खोखली साबित हुई। युसरा फितरानी और सुहराना की शादी को पहले आए भूकंप ने सब कुछ उजाड़ दिया।
6.5 की तीव्रता वाले भूकंप के झटके के चलते घर क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। साथ ही भूकंप के और झटकों का डर इन्हें खुले आसमान के नीचे रात काटने पर मजबूर कर रहा है। इंडोनेशिया में बुधवार तड़के आए शक्तिशाली भूकंप में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और 700 से ज्यादा लोग घायल हो गए। भूकंप के झटके सुमात्रा द्वीप के आचे प्रांत में महसूस किए गए। राज्य में भारी नुकसान को देखते हुए यहां आपातकाल घोषित कर दिया गया है। सबसे ज्यादा नुकसान 1,40,000 की आबादी वाले पीदी जाया जिले में हुआ है। मुरुडू शहर तो लगभग पूरी तरह तबाह हो चुका है। बिजली आपूर्ति ठप है। मलबे को हटाने के लिए भारी मशीनरी का इस्तेमाल किया जा रहा है। राष्ट्रपति जोको विदोदो गुरुवार को प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। हाँ, मैंने मस्जिद के नुकसान को देखा है और उसे दोबारा बनाने के निर्देश दे दिए गए हैं। बड़ी संख्या में सैनिक और आपातकर्मी प्रभावित क्षेत्रों में मलबा हटाने में लगे हुए हैं। अब तक सैकड़ों जिंदगियों को मलबे के नीचे से बचाया जा सका है। मैंने भूकंप के जोरदार झटके महसूस किए। मैं दूसरी मंजिल से नीचे गिरकर बेहोश हो गया था। जब मैं उठा तो अपने आप को सुरक्षित स्थान पर पाया। मेरे लिए ये किसी सपने से कम नहीं। इंडोनेशिया भूकंप और ज्वालामुखी के लिहाज से बेहद संवेदनशील क्षेत्र है। ये प्रशांत क्षेत्र के रिंग ऑफ फायर पर स्थित है, जहां टेक्टोनिक प्लेटें आपस में टकराती रहती हैं। 2004 में 9.2 की तीव्रता के भूकंप और सुनामी के कारण ये पूरा इलाका तबाह हो गया था। उस समय इंडोनेशिया में 1,70,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। इनमें से करीब 1,20,000 मौतें आचे प्रांत में हुई थी। इस्तीफा देकर सभी को चौंकाने वाले न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जॉन की जगह लेने की दौड़ में 3 कंजर्वेटिव सांसदों ने पीएम पद की दावेदारी पेश की है। न्यूजीलैंड में प्रधानमंत्री का चुनाव सरकार चलाने वाली पार्टी के आला सांसद करते हैं, जो कॉकस का हिस्सा होते हैं। कॉकस 12 दिसंबर को एक बैठक में मतदान कर सकती है। नए प्रधानमंत्री के पास देश चलाने के लिए करीब 10 महीने होंगे और इसके बाद अगले साल आम चुनाव होंगे। सीरियाई सेना ने पूर्वी अलेप्पो के तकरीबन 90% हिस्से पर कब्जा कर लिया और फिलहाल अपने अभियान पर रोक भी लगा दी है। अमेरिका ने सीरिया की सेना के संघर्ष रोकने के फैसले का स्वागत किया है। पिछले 6 साल से जंग की आग में धधक रहे सीरिया में शांति बहाली को लेकर एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास शुरू हुए हैं, लेकिन कूटनीतिक दांव-पेच जारी है। जमींदोज मस्जिद की मीनारें, धराशायी इमारतें, बिखरे मलबे, सुनसान गलियां गवाही दे रही हैं इस शहर पर जंग के जुनूनियों का कहर टूटा है, जिनकी गोली बारूद, तोप, बंदूकें और गरजे लड़ाकू विमानों ने इस आबाद शहर को वीरान खंडहरों में तब्दील कर दिया। एक बड़े कब्रिस्तान के रूप में बदल रहे विद्रोहियों के कब्जे वाले पूर्वी अलेप्पो शहर के करीब 85% हिस्से पर सीरिया का कब्जा हो चुका है। पूर्वी अलेप्पो पर नियंत्रण हासिल करने के लिए करीब 1 महीने पहले रूसी हवाई हमलों की मदद से सीरियाई सेना ने विद्रोहियों के खिलाफ संघर्ष शुरू किया था। हालांकि रूस का कहना है कि अक्टूबर से उसने अपने हमले रोक लिए हैं। करीब 1 महीने चले इस संघर्ष में सैकड़ों लोग मारे गए, हजारों जख्मी हुए और बेकसूर आम नागरिक सत्ता हस्तांतरण की इस चक्की में पिसते रहे। आम नागरिक भागना चाहते हैं, लेकिन विद्रोही डरा रहे हैं कि अगर भागे तो सेना मार डालेगी। बहरहाल सीरिया की सेना ने पूर्वी अलेप्पो में अपने अभियान को रोक लिया है, ताकि युद्ध क्षेत्र में फंसे हजारों लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। हम इमारत के निचले हिस्से में छिपे हुए थे। सेना को देखा तो बाहर जाना चाहते थे, लेकिन विद्रोहियों ने हमें रोक लिया। कहा, सेना तुम्हें मार डालेगी। पिछले 6 साल से जंग की आग में धधक रहे सीरिया में शांति बहाली को लेकर एक बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास शुरू हुए। संयुक्त राष्ट्र के राजदूत स्टीफन डी मिस्तुरा ने शांति वार्ता फिर से शुरू करने की मांग की है। रूस द्वारा नागरिकों को निकालने के मद्देनजर सैन्य अभियानों के रोकने की घोषणा के बाद मिस्तुरा ने वार्ता की दिशा में लौटने की संभावना जताई है। इस बीच रूस ने बताया है कि 10,500 से अधिक लोगों ने पूर्वी अलेप्पो छोड़ दिया है। सीरियाई सरकार ने कुछ विद्रोहियों के हथियार फेंक आत्मसमर्पण करने का भी दावा किया है। इस बीच चीन ने सीरिया समस्या के राजनीतिक समाधान के लिए रचनात्मक भूमिका अदा करने की अपील की है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सीरिया की स्थिति पर बातचीत कर रहा है। साथ ही रूस और अमेरिका जैसे देश भी राजनयिक स्तर पर सीरिया में तनाव कम करने पर काम कर रहे हैं।
दिलचस्प बात यह है कि एक तरफ चीन संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता में सीरिया संकट को हल करने की बात कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ यूएन में पेश किए गए शांति प्रस्ताव को चीन ने रूस के साथ वीटो कर रुकवा दिया। 2011 के बाद छठा मौका था जब सीरिया मुद्दे पर रूस ने वीटो का इस्तेमाल किया था और 5वीं बार चीन ने रूस की हाँ में हाँ मिलाई। उधर अमेरिकी सेना की एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले 2 वर्षों में इराक और सीरिया में अमेरिकी नेतृत्व वाले गठबंधन की सैन्य कार्रवाइयों में इस्लामिक स्टेट के 50,000 से अधिक लड़ाके मारे गए। पाकिस्तान ने एबटाबाद के पास पहाड़ी इलाके में हुए विमान दुर्घटना की जांच के आदेश दे दिए हैं और जांच शुरू हो गई है। पीआईए का विमान बुधवार को चित्राल से इस्लामाबाद आते वक्त दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। हादसे में पॉप गायक से इस्लामी प्रचारक बने जमशेद जुनैद समेत सभी 48 सवारों की मौत हो गई थी। पाकिस्तान में विमान दुर्घटना की जांच चल रही है, तो वहीं अमेरिकी चुनाव में रूस की भूमिका पर भी जांच होगी। राष्ट्रपति चुनाव में चुनावी रार और तकरार के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी प्रतिद्वंदी हिलरी क्लिंटन के ईमेल लीक मामले पर जांच कराने की बात कही थी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप कुर्सी संभाले इसके पहले ही राष्ट्रपति बराक ओबामा ने साल 2016 में हुए चुनाव के दौरान रशियन हैकिंग को लेकर जांच के आदेश दे दिए हैं। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी जनता को प्रभावित कर चुनाव जीतने में भले ही कामयाब रहे, लेकिन जांच अब इस बात की होगी कि ट्रंप के लिए राष्ट्रपति चुनाव को रूस ने कितना प्रभावित किया था। अमेरिकी चुनाव से जुड़ी चर्चाएं खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। चुनावों के दौरान जिस साइबर हमलों का मामला जोर शोर से उठा था, अब उस पर अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने भी मुहर लगा दी है। CIA का दावा है कि ट्रंप की मदद करने के लिए रूस ने चुनावों में हस्तक्षेप किया था। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने ट्रंप की प्रतिद्वंद्वी हिलरी क्लिंटन की डेमोक्रेटिक नेशन कमेटी, हिलरी के कैंपेन चेयरमैन जॉन पोडेस्टा और कई अन्य के ईमेल हैक किए थे। चुनाव के आखिरी महीनों में बड़ी संख्या में ईमेल्स के लीक होने से ट्रंप और हिलरी के बीच जीत हार का फासला कम होता गया। अधिकारियों ने इन ईमेल्स की हैकिंग में रूस का हाथ पाया है। हालांकि इसके संकेत अक्टूबर महीने में ही मिलने लगे थे, तब भी रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार और निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे खारिज कर दिया था। आज भी इसे वो निराधार बता रहे हैं। ये सब बेकार की बातें हैं। चुनाव खत्म हुए 3 हफ्ते बीत गए हैं। उधर राष्ट्रपति बराक ओबामा ने 2016 के चुनाव के दौरान हुए साइबर हमलों की पोषा का आदेश दिया है। दरअसल राष्ट्रपति ने पिछले ही हफ्ते राष्ट्रपति चुनाव के दौरान हुए साइबर हमलों से जुड़ी गतिविधियों की समीक्षा के आदेश दिए हैं। चुनावों के पहले अक्सर इस बारे में खबरें आती थीं कि डेमोक्रेटिक नेशनल कमेटी के ईमेल विकीलीक्स के जरिए लीक हो गए हैं। अमेरिकी सरकार की ओर से अक्टूबर महीने में सार्वजनिक तौर पर रूस की सरकार पर चुनावों के समय साइबर अटैक के हमले की साजिश का आरोप लगाया गया था। राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भी एक बार कहा था कि रूस इन चुनावों को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर कई संगीन आरोप भी लगाए गए थे। अमेरिकी सरकार द्वारा ये चिंता भी जताई गई थी कि रूस अमेरिकी मतदान पंजीकरण प्रणाली पर साइबर हमले की कोशिश कर सकता है। हालांकि खुफिया एजेंसियों ने कभी इसकी पुख्ता जानकारी की बात नहीं कही। अखबार वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक एक व्याख्यान के जरिए मुख्य अमेरिकी सीनेटर्स को पिछले हफ्ते बंद कमरे में ये प्रेजेंटेशन दिखाई गई है। तुर्की के इस्तांबुल में हुए 2 बड़े बम धमाकों में 29 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में अधिकतर पुलिसकर्मी हैं। पहला धमाका एक फुटबॉल स्टेडियम के बाहर खड़ी एक पुलिस बस को निशाना बनाकर किया गया। इसके कुछ ही देर बाद नजदीक के एक पार्क में एक आत्मघाती बम हमलावर ने खुद को उड़ा लिया। दूसरे धमाके के बाद गोलीबारी की भी आवाजें सुनी गई। यूरोप जहां इस समय भीषण सर्दी की चपेट में है, तो वहीं फ्रांस में इस समय सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। फ्रांसीसी प्रधानमंत्री मैनुअल वॉल्स के इस्तीफा देने के बाद गृहमंत्री बर्नार्ड केजनेव को नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद द्वारा अगला चुनाव न लड़ने की घोषणा के बाद आगामी चुनाव में सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतरने की खातिर फ्रांसीसी प्रधानमंत्री मैनुअल वॉल्स ने इस्तीफा दे दिया। फ्रांस के गृहमंत्री बर्नार्ड केजेनोव ने नए प्रधानमंत्री का कार्यभार संभाल लिया है। अगले साल होने वाले राष्ट्रपति पद के चुनाव में सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतरने की खातिर फ्रांसीसी प्रधानमंत्री मैनुअल वॉल्स ने इस्तीफा दे दिया था। बीते 2.5 साल से फ्रांस के प्रधानमंत्री रहे वॉल्स ने अपनी उम्मीदवारी की घोषणा करते हुए कहा, उन्होंने जनवरी में आयोजित होने वाले प्राइमरी चुनाव से पहले लड़खड़ाए हुए वाम पक्ष को आगे ले जाने के लिए इस्तीफा दिया है।
वॉल्स के लिए राष्ट्रपति पद की दौड़ में शामिल होने का दरवाजा तब खुला जब राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद ने दोबारा चुनाव न लड़ने का फैसला किया। Ma candidature, c'est aussi मुझ में ताकत है इस देश की सेवा करने की। मैं फ्रांस के लिए वो सब कुछ देना चाहता हूँ जो फ्रांस से मुझे मिला है। soit disqualifié de cette présidentielle. Et cette révolte, je veux la faire nôtre. उधर कंजर्वेटिव पार्टी की ओर से भी एक पूर्व प्रधानमंत्री फ्रांसवा फियोन राष्ट्रपति पद की दौड़ में हैं। उन्हें ब्रिटेन की लौह महिला मार्गरेट थैचर की तर्ज पर फ्रेंच थैचर कहा जाता है। अमेरिका की तर्ज पर टिकट के लिए हुई पार्टी प्राइमरी में पूर्व राष्ट्रपति सार्कोजी पहले ही दौर में 20 नवंबर को बाहर हो गए थे। उन्हें महज 20.6% वोट मिले थे। दूसरे दौर के प्राइमरी में फियो ने पूर्व प्रधानमंत्री येलेन यूप को हराया। फियो को करीब 67% वोट मिले। इस चुनाव में तीसरी सबसे बड़ी ताकत है वो है धुर दक्षिणपंथी नेशनल पार्टी की मरीन ले पेन। म्युनिसिपल रीजनल काउंसिल से लेकर यूरोपियन यूनियन के सांसद तक का सफर तय करने वाली 48 वर्षीय ली पेन अब राष्ट्रपति की दौड़ में मजबूत उम्मीदवार मानी जा रही हैं। सहिष्णुता, धर्मनिरपेक्षता और बहुलता का प्रतीक माने जाने वाले फ्रांस में दक्षिणपंथी रुझान तेजी से पैर पसार रहा है, जिसका फायदा ली पेन की पार्टी उठाना चाहती है। फ्रांस में नौकरी, सुरक्षा और आतंकवाद अहम मुद्दे हैं और देश इस मुद्दे पर बटा हुआ है। ली पेन इन्हीं मुद्दों पर चोट कर असंतुष्ट फ्रांसीसियों की आवाज बनने की कोशिश कर रही हैं। हाल ही में इटली में हुए जनमत संग्रह में इटली के प्रधानमंत्री मैटियो रेंजी से उनकी कुर्सी छिन गई। हुआ यह कि इटली के प्रधानमंत्री ने इटली के संविधान में संशोधन के जरिए इटली सीनेट की शक्ति को कम करना चाहा, लेकिन इस जनमत संग्रह ने खुद उनकी ताकत को कम कर दिया। जनमत खिलाफ गया, लिहाजा प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया, लेकिन सीनेट में साल 2017 का बजट पास कराने तक वे अपने पद पर बने रहेंगे। नॉर्थर्न लीग और 5 स्टार मूवमेंट जैसी पार्टियां जनता को समझाने में कामयाब हो गईं कि अगर संविधान में संशोधन हुआ तो किसी प्रधानमंत्री के लिए तानाशाह बनने का रास्ता खुल जाएगा। तब जनता भी ब्रिटेन की राह पर चल निकली और प्रधानमंत्री मैटियो रेंजी द्वारा कराए गए जनमत संग्रह को खारिज कर दिया। करीब 60% लोगों ने सरकार के प्रस्ताव के खिलाफ वोट किया। जनमत संग्रह में काफी कुछ दांव पर लगा होने के कारण असाधारण रूप से बड़ी संख्या में मतदाता बाहर निकले और करीब 70% मतदान हुआ। जनमत अपने खिलाफ जाता देख प्रधानमंत्री मैटियो रेंजी ने इस्तीफा दे दिया। हालांकि रेंजी सेनेट द्वारा 2017 के लिए बजट पास करने तक प्रधानमंत्री बने रहेंगे। रेंजी का पक्ष था कि वर्तमान व्यवस्था में इतने अधिक अवरोध हैं कि शासन चलाना कठिन होता है, खासकर संसद के ऊपरी सदन सेनेट की ताकत से उन्हें परेशानी थी, तो उसके पर कतरने के लिए उन्होंने जनादेश मांगा। आवर्जक विरोधी पार्टी ला लीगाल यानी नॉर्दर्न लीग और कैनेडियन बेपी गिरोह की पार्टी 5 स्टार मूवमेंट ने 68 साल पुराने संविधान में प्रस्तावित संशोधनों के खिलाफ अभियान चलाया और जनता को बताने में कामयाब हो गए कि वामपंथी झुकाव वाले रेंजी यूरोपीय संघ के करीबी हैं और ईयू की मनमाफिक आर्थिक नीतियां लागू करने की कोशिश करेंगे। इस नतीजे से जानकार अंदाजा लगा रहे हैं कि आने वाले दिनों में 5 स्टार मूवमेंट पार्टी की ताकत बढ़ सकती है। इटली भी ब्रिटेन की राह पर चलते हुए ईयू से नाता तोड़ने की ओर जा सकता है। इन्हीं आशंकाओं के बीच जन्म संग्रह का नतीजा आते ही यूरो का भाव डॉलर की तुलना में 20 महीने के न्यूनतम स्तर पर चला गया। यानी पहले से ही हिचकोले खा रहे यूरोप की आर्थिक समस्याएं अब और गहरा सकती हैं। इटली में सरकार के जनमत संग्रह को जहां जनता ने खारिज कर दिया, तो वहीं अफ्रीकी देश गाम्बिया के राष्ट्रपति ने चुनाव नतीजों को मानने से ही इनकार कर दिया है। अफ्रीकी देश गाम्बिया के राष्ट्रपति याहिया जमेह ने चुनाव नतीजे को खारिज कर दिया और उसके बाद राजधानी बैंजुल की सड़कों पर सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा दी गई। पिछले हफ्ते अप्रत्याशित नतीजे आने के बाद शुरुआत में तो जमेह ने हार स्वीकार की और जीतने वाले प्रत्याशी एजमा बैरो को बधाई तक दे डाली, लेकिन शुक्रवार को अपने टेलीविजन संबोधन में वे नतीजों से साफ मुकर गए और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने का हवाला देते हुए फिर से चुनाव कराने और पद छोड़ने से साफ इनकार कर गए। घाना में भी राष्ट्रपति पद के लिए हुए चुनाव में मौजूदा राष्ट्रपति जॉन महामा को हार का सामना करना पड़ा। मुख्य विपक्षी नेता नामा अकूफो अद्दो ने उन्हें कड़े मुकाबले में शिकस्त दी। घाना कई वर्षों से अफ्रीका की सबसे अच्छी अर्थव्यवस्थाओं में एक रहा, लेकिन साल 2014 में आई आर्थिक मंदी के बाद देश में राजस्व संकट पैदा हो गया। किसी भी इंसान की जिंदगी, आजादी
बराबरी और सम्मान का अधिकार है मानवाधिकार। 60 साल पहले संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र के बाद से पूरी दुनिया में 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, लेकिन दुनिया के कोने कोने से मानवाधिकार हनन की खबरें इस घोषणा पत्र को मुंह चढ़ाती हैं, बदनुमा दाग भी लगाती हैं। इसी हफ्ते दुनिया ने मानवाधिकार दिवस मनाया है। इस नेकनियति का सम्मान करते हुए नीति नियंताओं की बदनीयती की एक ऐसी कहानी हम आपको सुनाते हैं जहां मानवाधिकार की धज्जियां ही नहीं उड़ती, मानवता भी शर्मसार हो जाती है। मुरझाए चेहरे, सूखी हलक, सिसकती जुबान, फरियाद में उठते हाथ, छलकती आंखें, बिलखते जवान। ये हैं म्यांमार से बेवतन हुए रोहिंग्या मुसलमान। कुछ आंखों में मासूमियत है, कुछ में विस्मय और कुछ में आशंका। जातीय हिंसा झेलने के बाद अब सेना के संगठित हमलों से जिंदगी की कश्ती मझधार में है। जीना दुश्वार है, फिर भी म्यांमार में मानवाधिकार है। खौफजदा लोग एक किनारे की तलाश में हैं। गुनाह बस इतना सा है कि ये पनाह की तलाश में है। म्यांमार से सटी बांग्लादेश सीमा रोहिंग्या मुसलमानों की पनाहगाह है, लेकिन ये भी म्यांमार को नागवार है। म्यांमार सरकार लगभग 10 लाख लोगों वाले इस समुदाय को गैर कानूनी बांग्लादेशी प्रवासी मानती है। सांप्रदायिक हिंसा जड़ों को खोखला कर इन्हें पलायन पर मजबूर करती है। हिंसा से लहूलुहान ये लोग अपनी हिफाजत की दरकार में दर दर भटकते हैं और बड़ी तादाद में ये बांग्लादेश में बतौर शरणार्थी रहते हैं। रोहिंग्या लोगों का संबंध म्यांमार के पश्चिमी रखाइन प्रांत से है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस पर ढाका की सड़कों पर हो रहा ये प्रदर्शन इंसान के बुनियादी हक की लड़ाई का महज उदाहरण नहीं, बल्कि मानवाधिकार संरक्षण के संयुक्त राष्ट्र के प्रयासों की पोल खोलता है और ऐसे संस्थानों की कथनी और करनी का भेद भी खोलता है। म्यांमार ही नहीं, दुनिया में मानवाधिकार हनन की जीती जागती मिसाल है। म्यांमार की ये विस्थापित, इनका घर बार परिवार ही नहीं उजड़ा है, बल्कि इज्जत आबरू भी तार तार हुई है। दीन ईमान भी खतरे में पड़ गया है। लंबे समय से जातीय हिंसा के शिकार रोहिंग्या अपने ही वतन में बेवतन हैं, दर दर की ठोकर खा रहे हैं। ये और भी अफसोसनाक है कि मानवाधिकारों की लड़ाई लड़ सत्ता पर काबिज होने वाली म्यांमार ही नहीं, दुनिया में मानवाधिकार संरक्षण की प्रतीक बनी आंग सान सू की रोहिंग्यों के दुख दर्द और चीख पुकार पर खामोश हैं। यूं तो म्यांमार में रोहिंग्यों के खिलाफ हिंसा और पलायन की बात आम थी, लेकिन पिछले 9 अक्टूबर को सेना पर हुए एक चरमपंथी हमले के बाद शक और शुबहे के आधार पर इन पर सेना के हमलों में बढ़ोतरी होती गई और पलायन बढ़ता गया। पूरी दुनिया जब मानवाधिकार पर अपनी जिम्मेदारी की खानापुरी में लगी रही, तो इन्हें दरकार है बदहाल समुदाय को बस इनके हाल पर न छोड़ दिया जाए। खबर दुनिया की कार्यक्रम के आज के अंक में बस इतना ही। आप अपने सुझाव और अपनी प्रतिक्रियाएं हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है khabarduniaki@gmail.com। और आइए चलते चलते हम आपको छोड़ जाते हैं जापान में आयोजित होने वाले ब्रेक डांस प्रतियोगिता की कुछ लाजवाब झलकियों के साथ। आप उठाइए इन नज़ारों का लुत्फ। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।